नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच प्रतियोगी परीक्षा में लिखे जाने वाले निबंध के मुख्य भाग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप निबंध के मुख्य भाग को बेहतर तरीके से लिखते हैं तो आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। और साथियों, निबंध का सबसे जो इजी स्टेप होता है, भाग होता है, वो निबंध का मुख्य भाग ही होता है। आप सभी के बीच मेरे द्वारा निबंध की शुरुआत कैसे की जाए इसके संबंध में तमाम प्रकार की जानकारियाँ ऑलरेडी उपलब्ध कराई गई हैं और आज की इस क्लास में मुख्य भाग के बारे में बताया जाना है। तो आइए जानते हैं निबंध के मुख्य भाग में आप क्या क्या उन तत्वों को समायोजित करेंगे, उन विषय सामग्री का समायोजन करेंगे ताकि आपका जो निबंध हो, निबंध का मुख्य पाठ है, वो काफ़ी समग्र सारगर्भित रूप से प्रस्तुत हो और आप सभी अधिकतम अंक अपने निबंध में प्राप्त करें। तो साथियों, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जब आप निबंध की शुरुआत करते हैं, जिसे कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना के रूप में हम सभी देखते हैं, वह एक समावेशी रूप होता है। लेकिन जैसे ही प्रस्तावना के बाद जो दूसरा पैराग्राफ आरंभ होता है, उसको हम मुख्य भाग के रूप में निरूपित करते हैं। और मुख्य भाग में जब हम प्रवेश करते हैं, अर्थात द्वितीय पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं, तो मुख्य भाग को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखें, मुख्य भाग को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और इस पार्ट के जो प्रथम पार्ट होता है, उसमें हम हिस्टोरिकल पॉइंट, निबंध के टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते हैं। सेकंड जो पैरा होता है, उसमें निबंध से संबंधित जो मूलभूत जानकारियाँ होती हैं, उसके संबंध में विभिन्न तथ्य विश्लेषणात्मक रूप से हम प्रस्तुत करते हैं। और जो तृतीय पैराग्राफ होता है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड, अर्थात उस टॉपिक से रिलेटेड जो हाल फिलहाल में जो भी घटित तथ्य हैं हुए हैं, उसको हम एलैबोरेट करते हैं, अर्थात तथ्यों के माध्यम से, करंट के तथ्य के माध्यम से विश्लेषित करते हैं। और इसके बाद अर्थात निबंध के जैसा ही मुख्य पाठ संपन्न होता है, उसके बाद हम भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं को बताते हैं। तो साथियों, मुख्य पाठ में कुल कितने पाठ होते हैं? मुख्य पाठ में कुल 3 पाठ होते हैं। प्रथम पाठ जो होता है निबंध के मुख्य भाग में, वो होता है हिस्टोरिकल। जो सेकंड पार्ट होता है, वो टॉपिक से रिलेटेड तमाम जो फैक्ट है, उसको विश्लेषण के माध्यम से आप सभी निबंध में लिखते हैं। और जो तृतीय पार्ट होता है, वो टॉपिक से रिलेटेड, करंट से संबंधित तमाम फैक्ट होते हैं। ठीक है, तो साथियों, इतना मैं समझ रही हूँ कि आज आप मुख्य भाग के बारे में बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। यदि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार के समझ में कहीं पर भी समस्या हो, तो बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को अवगत कराएंगे। साथियों, मेरा यह पूरा प्रयास है कि आप में से जो मेरे सबसे कमज़ोर युवा हैं, जो निबंध में बहुत ही कम नंबर प्राप्त करते हैं, मेरा उद्देश्य है उन तमाम युवाओं को बेहतर अंक दिलाना। उसी के क्रम में मेरे द्वारा 0 से लेकर 100 तक के स्ट्रेटजी के क्रम में निबंध से संबंधित ये विभिन्न क्लासेज आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं। तत्क्रम में आज आप सभी को इस दूसरे पार्ट से अवगत मैं करा रही हूँ कि निबंध के जो सेकंड पार्ट होता है, बेहद खास पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आपकी जानकारियों का मूल्यांकन किया जाता है। फ्रेंड्स, जो प्रथम भाग होता है, प्रथम पैराग्राफ होता है, जिसे हम निबंध के प्रस्तावना के रूप में देखते हैं, उसमें आपका व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। जो सेकंड पार्ट होता है, जो कि 3 ऑलरेडी भागों में विभाजित होता है, इस पार्ट में आप सभी की जानकारियों का अध्ययन किया जाता है कि आपको संबंधित टॉपिक से संबंध में कितनी जानकारियां हैं और जो जानकारियां हैं उसको आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उस जानकारी का लाभ आप संबंधित टॉपिक में किस प्रकार से उपलब्ध करा रहे हैं। तो साथियों, ये जो दूसरा पैराग्राफ होता है, जो कि निबंध का मुख्य पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है, बेहद खास भाग होता है। ध्यान रखें, मैं सदैव ही आप सभी को कहती हूँ कि तथ्यों की जानकारियाँ प्रारंभिक परीक्षा में कर ली जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप निबंध में तथ्य बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि तथ्यों के माध्यम से ही तो विश्लेषण होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तथ्यों के माध्यम से ही तो विश्लेषण होता है। जैसे मान लीजिए, निबंध आप सभी का आता है कि भारत सरकार द्वारा
विश्व व्यवस्था में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के एक कदम के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की स्थापना की ओर उन्मुख के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और इसके संबंध में आपको टॉपिक लिखना है। तो साथियों, इस निबंध का जो मुख्य पाठ होगा वो होगा आपके कई भागों में विभाजित हो रहा है। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दूसरा विश्व व्यवस्था, तीसरा भारत द्वारा किए जा रहे प्रयास और जो सबसे इसका मेन पार्ट है वो हो गया $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, भारत द्वारा इस संकल्पना को कब लाया गया और इस संकल्पना के साथ जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो क्या क्या किए गए, ठीक है। तो ये आपके मुख्य पाठ के सेकंड पार्ट में होगा जो किए गए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अर्थात निबंध के मुख्य भाग के फर्स्ट पार्ट में आप हिस्टोरिकल बनाएंगे। कैसे आप स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रस्तावना मान लीजिए आप लिख लिए, उसके बाद जो निबंध का मुख्य पार्ट होता है जिसका प्रथम भाग के बारे में मैं बताती हूँ उसको ऐसे शुरू करेंगे। हर्ष की बात है कि भारत की नीतियाँ आरंभ से ही बेहद ही बहुमुखी रही हैं। जब हमारा देश प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था की पुष्पित पल्लित करने के लिए कार्य करता था, तो उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था बेहद ही प्रासंगिकता के दौर से गुजरती थी। भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में अपने परचम को फैला रही थी और कहा जाता है कि भारत जैसे देश में अर्थात भारत में सोने की चिड़िया चहचहाती थी और दूध की नदियाँ बहती थी, लेकिन यह प्रासंगिक स्लोगन कहीं न कहीं मध्यकाल होते हुए आधुनिक भारत में एक प्रश्न चिन्ह की ओर निरूपित हुआ, जो भारत की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ने भारत के धन को ब्रिटेन की ओर उन्मुख किया और धन निर्गमन के माध्यम से भारत के लिए अर्थव्यवस्था का जो विकलांगीकरण हुआ उससे भारत को कई रूपों से नुकसान हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के उन्मुखीकरण के लिए बहुआयामी रूप से विकास के लिए तमाम प्रयास किए गए और 1990 में भारत के विदेश नीति का आर्थिककरण किया गया। भू राजनीतिक तत्वों के साथ साथ भू आर्थिक तत्वों पर विशेष बल दिया गया। भारत द्वारा पहली बार विदेश नीति में पूर्व की ओर देखो नीति को प्राथमिकता दिया गया, पश्चिम की ओर देखो की नीति को प्राथमिकता किया गया। जो विभिन्न आर्थिक संगठन थे जैसे कि यूरोपीय यूनियन हुए, सार्क हुए, एपेक हुए, नाफ्टा हुए, अफ्रीका यूनियन हुए आदि तमाम क्षेत्रीय संगठनों के साथ आर्थिक द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंधों को बनाने के लिए अनेक कार्य किए गए। हर्ष की बात है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के क्रम में नई अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए पहल भी किया गया और आज गर्व के साथ यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार 21वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के रूप में निरूपित करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को निरूपित करने के अनेक प्रकार के मुहिम को आरंभ किए हैं। और जो मूलभूत सिद्धांत हो फ्रेंड्स, अब आप उसको यहाँ पे क्रमशः क्वामा के माध्यम से लिख देंगे। ध्यान रखें, क्वामा के माध्यम से आप लिखेंगे, क्योंकि यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में निबंध लिख रहे हैं तो आपके पास शब्द सीमा का लिमिटेशन होगा। आप सभी को 600 वर्ड के क्रम में ही अपने निबंध को कंप्लीट करना होगा। इस प्रकार से निबंध के मुख्य पार्ट को मैक्सिमम आप 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और ये 3 पैराग्राफ आपके कितने लाइन में होंगे, वो होंगे 6 से 7 लाइन या अधिकतम 8 लाइन के होंगे। तो आप सोच सकते हैं कितने कम शब्दों में बहुत कुछ आपको बयान करना है। और जो मुख्य पाठ का जो तीसरा पार्ट होता है अर्थात समसामयिक होता है, करेंट से रिलेटेड होता है, उसमें आप करेंट के बारे में बताएंगे कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किए जा रहे हैं, मूलभूत सिद्धांत। उसके बाद आप जो अगला भाग होता है भारत सरकार राज्य सरकार की योजना है उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी आज मैं जो क्लासेस आप सभी के बीच ला रही हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बेहिचक होकर
अपनी समस्याओं को बताएंगे कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं प्रयास करूंगी आप सभी को समझाने के लिए। साथियों, आप सभी में से बहुत सारे हमारे युवा बताते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, जब भी मैं निबंध लिखने जाता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है कि मैं निबंध कैसे लिखूँगा, और यदि बेहतर निबंध नहीं लिखूँगा तो अच्छा नंबर कैसे प्राप्त करूँगा। तो फिर मेरा यही जवाब होता है, साथियों निबंध लिखने के पूर्व सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को हाई करें। जब तक आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर निबंध कैसे लिखेंगे। आप सोचिए कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते, जी हाँ, आप सोचिए कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते, यदि आपको शासन प्रशासन का अंग बना दिया जाता तो किस प्रकार से आप $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करते। ठीक है, तो साथियों जब आप फील करेंगे कि आपको भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कार्य करना है, फिर उसके क्रम में आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आप माननीय प्रधानमंत्री बन जाते हैं, या आप शासन प्रशासन के अधिकारी बन जाते हैं, और आपको दिया जाता है कि भारत की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए आपको कार्य करना है, नीति बनाना है, नियम बनाना है, क्योंकि नीति नियम आदि सचिवालय से ही बनते हैं। उस क्रम में यहाँ के अधिकारीगण क्या करते हैं, देखते हैं कि वर्तमान में क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, देखते हैं कि संबंधित टॉपिक अर्थात प्रकरण, विषय, नियम से संबंधित वर्तमान में क्या कार्रवाइयाँ प्रचलित है। यह भी देखा जाता है कि इसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। इन तीनों चीज़ों की समीक्षा की जाती है, उसके बाद एक नीति बनाई जाती है जो कि आपका मुख्य पार्ट होता है, और यही पार्ट निबंध का मुख्य भाग होता है जो कि तथ्यों के माध्यम से विश्लेषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस भावना के साथ यदि निबंध की तैयारी करते हैं तो 100% आप जैसा बेहतर निबंध कोई लिखने वाला नहीं है। और आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ कि कैसे निबंध लिखना है। यदि आपका दृष्टिकोण शासन प्रशासन के अधिकारी के रूप में होगा तो निश्चित रूप से आपका दृष्टिकोण बहुआयामी होगा, बेहतर होगा, समग्र होगा। जो भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे अपने निबंध लिखने के क्रम में वो सबसे स्ट्रांग होगा। फ्रेंड्स, आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा हर वीकेंड पर एक ऐसी राइटिंग से रिलेटेड आप सभी के बीच टी सीरीज भी लाया जाता है, ताकि आप सभी के जो ऐसे राइटिंग स्किल है उसको डेवलप किया जा सके। तत्क्रम में फ्रेंड्स, जब आप सभी के निबंध को मैं जांचती हूँ, अध्ययन करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो महसूस होता है कि आप सभी द्वारा जो निबंध के कुछ ऐसे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को अवगत कराऊं कि पिछले सप्ताह आप सभी को एक टॉपिक दिया गया था कि भारत के विकास के रूप में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। उस निबंध के में कई हमारे युवा निष्कर्ष के क्रम में लिखे क्या थे कि हमें अब भारत सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें भारत सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें स्वयं ही गरीबी को दूर करने के लिए आगे बढ़ना होगा। तभी कहीं हम अपने देश के विकास के लिए गरीबी की समस्या को मिटा सकते हैं। फ्रेंड्स, निश्चित रूप से ये कदम आपका बेहद ही सराहनीय है कि आप गरीबी मिटाने के लिए स्वयं काम कर रहे हैं, लेकिन आप निबंध किस उद्देश्य से लिख रहे हैं। आप निबंध लिख रहे हैं शासन प्रशासन के अधिकारी बनने के दृष्टिकोण से। तो दृष्टिकोण आपका ये होना चाहिए कि आप सबको लेके चलेंगे, अकेले किसी को छोड़ेंगे नहीं। आपको यहाँ ये लिखना चाहिए था कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हम सभी को भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में पूर्ण सहभागिता के साथ एक कदम अवश्य ही आगे बढ़ाना होगा। तभी हम कहीं अपने देश के विकास के लिए गरीबी रूपी अभिशाप को, गरीबी रूपी समस्या का समुचित रूप से निराकरण कर पाएंगे। ठीक है, अर्थात आपको अलग नहीं होना है भारत सरकार या राज्य सरकार से। ठीक है, आपको साथ चलना है, एक कदम आगे बढ़ा के चलना है, ताकि आपकी सहभागिता से हमारे देश की जो दिशा और दशा है उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो, एक ऐसा परिवर्तन हो कि हमारा देश चहुमुखी रूप से आगे बढ़ सके और 21वीं सदी को भारत की सदी बनाई जा सके। तो साथियों, निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि यहाँ एकाएक मुझे याद आया कि क्यों नहीं आप सभी को बता दी जाए, क्योंकि ये बेहद
ध्यान रखने वाली बात है कि आप किसी का विरोध इस प्रकार से आलोचक के रूप में नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है कि दृष्टिकोण आपका प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का है। और ध्यान रखें कि आप में से बहुत सारे युवा जब आलोचना चुनौतियों को लिखते हैं तो उस दौरान कुछ ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो कि प्रासंगिक नहीं होता है। तो साथियों, हमेशा जब भी आप निबंध लिखते हैं तो एक आलोचक के भांति नहीं, समाधानक की भांति आपको लिखना होता है। यह देखना होता है कि यदि आप शासन प्रशासन के अंग होते तो संबंधित समस्या को कैसे दूर करते। फ्रेंड्स, मेरे पास किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, मैं कभी भी घबराती नहीं हूँ, ना किसी का आलोचना करती हूँ। मैं प्रयास करती हूँ कि किस प्रकार से उन समस्याओं को दूर किया जा सके। उन तमाम चुनौतियों को मैं रेखांकित करती हूँ ताकि समाधान के माध्यम से उन सारे चुनौतियों को क्रमबद्ध रूप से दूर किया जा सके। तो ये दृष्टिकोण आप सभी को भी अपनानी होंगी। उसका कारण है कि जब आप शासन प्रशासन के अंग बनेंगे तो इसी दृष्टिकोण के क्रम में आप सभी को अपने कार्य को निष्पादित करना होगा। ठीक है, तो साथियों, निबंध लिखने के दौरान इन सारे फैक्ट को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। तो आज आप सभी के बीच निबंध के मुख्य पाठ के बारे में बताया जा रहा था। तो साथियों, निबंध के मुख्य पाठ के क्रम में आज मैं यही प्रथम भाग के क्रम में बताई हूँ। अगली क्लास में पुनः निबंध के मुख्य पाठ के संबंध में आप सभी को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना है। ध्यान रखें, ये पूर्ण जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी कहीं न कहीं आपके अंकों को काट सकता है। ठीक है, तो इस पाठ में आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण निबंध के मुख्य भाग के अंशों को बताया गया है, जिसका आप अनुपालन करेंगे तो अवश्य ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे ही करेंगे। स्वयं ही जब आप निबंध लिखेंगे तो आपको अपने लिखे गए निबंध में एक अलग सी कॉन्फिडेंस की फीलिंग होगी कि क्या आप निबंध लिखे हैं। वाकई यदि आप शासन प्रशासन के अंग होते तो 100% अपने देश की तमाम चुनौतियों को आप दूर कर सकते। साथियों, ध्यान रखें, हमेशा कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे का हित हो। यदि इस दृष्टिकोण से आप कार्य करेंगे तो 100% आपका भी हित पूर्ति होना सुनिश्चित है। यदि दूसरे को लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको भी लाभ मिलेगा। यदि आप दूसरे को चंदन लगाएंगे, दूसरे को फूल अर्पित करेंगे तो उसका सुगंध, उसके महक तो आप में भी तो समाहित होगी। तो साथियों, हमेशा बेहतर कार्य करने का सोचिए। जब आपका थिंक बेस्ट होगा तो 100% फ्रेंड्स आपके कार्य, आपके लेख, आपके विचार भी बेहतर होंगे और इस माध्यम से आप अधिकतम अंक भी प्राप्त करेंगे। तो अवश्य ही आप ये सोचें कि आप शासन प्रशासन के अंग बन चुके हैं, तत्क्रम ही आप निबंध लेखन के कार्य को आरंभ करें। दृष्टिकोण यदि यह होगा कि आप अधिकारी हैं और लिखने बैठते हैं तो एक संतुलन, एक दृष्टिकोण आपकी जो होगी लिखने की वो निश्चित रूप से व्यापक हो जाएगी। और ये फ्रेंड्स तब कंप्लीट होता है जब आप सभी के पास तथ्यों की पर्याप्त जानकारी हो, आप सभी का विश्लेषण की क्षमता व्यापक हो। और ये कैसे होगा ये जाने। साथियों, तथ्यों की जानकारी, विश्लेषण की जानकारी कैसे होगा? जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे, पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं साथियों तो आपके पास शब्द भंडार की पर्याप्तता होने लगती है। आप स्वयं ही समझ पाते हैं कि आपके पास कैसी शब्दों की पर्याप्तता होने लगती है। आप जब पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आपके विश्लेषण क्षमता का संवर्धन होने लगता है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को हमेशा अवगत कराती हूँ कि आप सभी अवश्य ही योजना पत्रिका का अध्ययन करें। उसका क्या कारण है? योजना पत्रिका में फ्रेंड्स जो तथ्य होते हैं, विश्लेषण होते हैं, वो अल्टीमेट होते हैं। इवन फ्रेंड्स, मुझे स्वयं कभी कभी जब समय मिलता है तो मैं प्राथमिकता के रूप में योजना पत्रिका को अवश्य पढ़ने का प्रयास करती हूँ। ये बात अलग है कि समय अभाव के कारण मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन जब मैं आप सभी की तरह एक स्टूडेंट थी तो 100% श्योरिटी के साथ जब भी योजना पत्रिका मार्केट में आता था मैं तत्काल ही उसे लेकर पढ़ लेती थी, क्योंकि योजना पत्रिका बहुत ही पतली होती है, मात्र 30 से 40 पेज, जिसमें मैक्सिमम तो एडवर्टाइजमेंट ही दिया गया रहता है। उसको माइनस कर दिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 पेज ही पढ़ना होता है। 3 से 4 घंटे में आप योजना पत्रिका पढ़ लेते हैं और इस 3 से 4 घंटे में आप तमाम प्रकार के लाभ के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। कैसे लाभ के मार्ग को प्रशस्त करते हैं फ्रेंड्स? सुने, पहले तो आपके पास संबंधित टॉपिक से रिलेटेड तमाम तथ्य हो जाते हैं। दूसरा, विश्लेषण क्षमता आपका बहुत ही व्यापक हो जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, करेंट से रिलेटेड उस टॉपिक के समस्त तथ्य की जानकारी के साथ आपके जो
सोच के डायमेंशन होते हैं वो मल्टी डायमेंशन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से योजना पत्रिका निबंध के लिए बेहद ही उपयोगी है, वरदान है। तो आप अवश्य ही योजना पत्रिका का अध्ययन करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि कदापि निबंध ऐसे लिखने न बैठे। सबसे पहले संबंधित टॉपिक के लिए आप सभी नोट्स बना लें। नोट्स कैसे बनाएं, इसके लिए ऑलरेडी मेरे द्वारा क्लासेस लिए जा चुके हैं और संबंधित प्लेलिस्ट में आप जाइए, अर्थात एसे से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखें कि किस प्रकार से एसे से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्लासेस लिए गए हैं, कैसे बताए गए हैं कि आप 21+1 टॉपिक की तैयारी करते हैं तो आप समस्त प्रकार की जानकारियों को अवगत हो सकते हैं। साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा एक नई लाइव सेशन का भी आरंभ किया गया है जो कि प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाना है, ठीक है। और यदि आप सभी लाइव सेशन से जुड़ते हैं तो निबंध से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसमें आप सभी अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, तत्काल ही आप उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा को अलविदा लेती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी निबंध के इस मुख्य पाठ के प्रथम क्लास में आप बहुत कुछ सीखे होंगे और यदि ध्यान से इस क्लास को सुने होंगे तो 100% बेहतर निबंध अनिवार्य रूप से आप लिखने वाले हैं। साथियों, मेरे द्वारा ये स्पेशल क्लासेज आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं। यदि इस निबंध के क्लास को पूर्णता के साथ आप अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप स्वयं फील करेंगे कि आप मैक्सिमम प्राप्त करेंगे। आप सभी को जो भविष्य के लिए ढेर शुभकामनाएं देती हूँ, ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।